तो हम लोग अभी सिलेबस देखने वाले हैं एलएलबी का 3 ईयर का डिटेल में। तो पहले थे यहाँ पे सेक्शंस और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और मार्क्स देख लीजिए कि लीगल जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड होता है वो 30 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें उसके 30 मार्क्स के लिए होता है। बाद में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के लिए। तो जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चंस का होता है और करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन का होता है। मोस्टली 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। लॉजिकल का 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, इंग्लिश का 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन 150 है और टोटल मार्क्स भी 150 है, तो मार्क पर क्वेश्चन 1। और अगर ये आप लास्ट का देखोगे, द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक मल्टीपल चॉइस रहेंगे, आपको खाली टिक करना है, 4 ऑप्शन रहेंगे। बाद में देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, आपको सब अटेम्प्ट करके आना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम अलॉटेड इज़ 2 आवर्स, मतलब आपको 160 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस करने हैं। द क्वेश्चन विल बी इंग्लिश एंड मराठी, दोनों लैंग्वेज में आते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको बतानी चाहूँगी जो मैंने की थी, मैं मराठी मीडियम से हूँ लेकिन मेरा इंग्लिश भी अच्छा है, लेकिन जब मैंने रीजनिंग सॉल्व किया लीगल का, तो मैंने इंग्लिश से मराठी में उसको ट्रांसफ़र किया, मतलब ऊपर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे मैंने इंग्लिश से मराठी में किया। और जबकि मैंने लीगल पहले से इंग्लिश में पढ़ा तो मुझे इंग्लिश में ही करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि मराठी में मुझे और ईजी समझ में आएगा, लेकिन मराठी में बहुत अलग वर्ड्स थे और उसके ऊपर मेरा टाइम गया क्योंकि वो पढ़ने में वगैरह वो टाइम गया। इसलिए ये आप ना करें, एक ही कोई लैंग्वेज चूज़ करें और उसी में ही पूरा अपना कंप्लीट करें। इंग्लिश या मराठी एक ही लैंग्वेज चूज़ करना, दोनों में ऐसा बार बार लैंग्वेज में चेंज करना। तो हम लोग अभी डिटेल में सिलेबस देखते हैं कि क्या है। तो पहला पार्ट आपको दिख रहा है लीगल एप्टीट्यूड। तो मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ इसमें क्या लिखा है। दिस सब्जेक्ट लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, दिस सब्जेक्ट विल टेस्ट कैंडिडेट इंटरेस्ट टूवर्ड द स्टडी ऑफ लॉ, मतलब आपको लॉ स्टडी करने में कितना इंटरेस्ट है वो ये सब्जेक्ट में देखा जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब अगर आपको कोई लीगल एक इशू दिया जाता है तो आप उस पर डिसीजन कैसे लेंगे ये देखने के लिए आपको सब्जेक्ट दिया गया है। क्वेश्चन विल बी फ्रेम विद द हेल्प ऑफ लीगल प्रपोजिशंस एंड सेट ऑफ फैक्ट्स टू बी विच द सेड प्रपोजिशन हैव टू बी अप्लाइड, मतलब आपको कोई भी एक लीगल प्रिंसिपल दिया जाएगा, मान लो कल्पेबल होमिसाइड दिया जाएगा, तो उसके ऊपर वो आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। सम प्रिपोजिशन में नॉट बी ट्रू इन रियल केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सम प्रिपोजिशन में नॉट बी ट्रू इन रियल सेंस, मतलब कभी आपको बताया जाएगा कि एनिमल को मारना क्राइम हो सकता है लेकिन इंसान को मारना क्राइम नहीं है। तो आपको वो टाइम ये नहीं सोचना है कि ऐसा थोड़ी ना है कि एनिमल ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंसान कम, ऐसे नहीं। जो आपको क्वेश्चन में दिया है आपको वही ट्रू मानना है अपने मन से। मतलब आपने चाहे पढ़ा हो कि मैंने ये पढ़ा है कि 16 एज तक ये नहीं होता, 18 एज रहेगा चाइल्ड अगर क्राइम करता है, तो वो सब आपको भूल जाना है। जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वही आपको देखना है। अगर वो ये भी बोलते हैं कि 20 साल तक रहना, 20 साल तक का स्टूडेंट एक बच्चा है, मतलब अगर वो कोई भी क्राइम करता है 20 साल के नीचे वाला कोई भी क्राइम करता है तो वो क्राइम नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे ये नहीं डिसाइड करना है खुद से कि 20 ईयर बहुत ज़्यादा है, नहीं, मतलब नहीं, वहाँ पे अगर जो उन्होंने बोला है वही आपको लेना है। कैंडिडेट विल हैव टू अज्यूम ट्रूथ ऑफ दिस प्रपोजिशन, यही बोला है कि आपको वो सच मानना है। एंड आंसर द क्वेश्चन ड्राइंग वेल सपोर्टेड कंक्लूजन, मतलब उस पर से कंक्लूजन निकालना है। तो इसके लिए अब अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बुक में से। तो अगर आपको ये 6th क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए मतलब एक आपको पर्सन दिया है। ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन, मतलब क्या हुआ है। पहले मैं बोलती हूँ, पहले आप फैक्चुअल सिचुएशन पढ़ो, बाद में प्रिंसिपल पढ़ो, क्योंकि क्या हो जाता है प्रिंसिपल बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में रहता है। आप प्रिंसिपल पढ़ लेते हो, मतलब अभी यहाँ पे देखो कल्पेबल होमिसाइड वर्ड दिया है, तो आप प्रिंसिपल पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, तो इस पर आप बराबर से ध्यान नहीं दे पाओगे। तो मैंने तो पहले फैक्चुअल पढ़ा, बाद में प्रिंसिपल। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ए मतलब ये अगर ये आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको इसमें से एक खुद को समझना है कि मैं वहाँ पे हूँ ऐसे। तो ये मैं समझ लेती हूँ कि मैं ए हूँ। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय ए प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड,
मतलब प्रोवोकेशन मतलब क्या हो रहा है अब, और जब भी आप लीगल का पढ़ाई कर रहे हो कोई भी आपको वर्ड हार जाता है, अभी जिनका इंग्लिश अच्छा है उनका तो ठीक है, लेकिन अभी किसी को प्रोवोकेशन का मीनिंग नहीं पता है, किसी को इन्फ्लुएंस का, तो ऐसे ऊपर जगह रहती है वहाँ पे आप तब भी के तब भी अपना डिक्शनरी से लो, गूगल से लो और वर्ड का मीनिंग जान लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ के वर्ड्स बहुत हार्ड होते हैं, ये आपको समझने ही पड़ेंगे, आप इनको इग्नोर करके आगे नहीं जा सकते। एक्साइटेड ऑफ पैशन बाय प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड, मतलब क्या हुआ है, ए ने प्रोवोकेशन, जेड ने प्रोवोकेशन दिया है ए को, इंटेंशनली किल्स वाई जेड्स चाइल्ड, मतलब क्या हो गया है, मतलब जेड ने प्रोवोकेशन दिया है ए को, मतलब गुस्सा दिलाया है, प्रोवोकेशन मतलब शॉर्टली गुस्सा दिलाना, कि जेड ने ए को गुस्सा दिलाया और ए मतलब मुझे गुस्सा दिलाया जेड ने, तो इंटेंशनली किल्स वाई, कौन, ए ने इंटेंशनली वाई को किल कर दिया, तो वाई कौन है, ये जेड का बेटा है, जेड्स चाइल्ड, दिस इज मर्डर इन एज मच एज द डेथ ऑफ द चाइल्ड वॉज नॉट कॉज बाय द एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून इन डूइंग एन एक्ट कॉज बाय द प्रोवोकेशन, मतलब क्या बोला है, मुझे गुस्सा तो दिलाया जेड ने लेकिन मैंने मारा वाई को, तो क्या यह मर्डर है, तो प्रिंसिपल देखते हैं। व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, मतलब कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर वाइलेस डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब कल्पेबल होमिसाइड तब मर्डर नहीं होगा जब अगर मतलब जो पर्सन है वो सडन प्रोवोकेशन से किसी को मार देता है, कॉसेस द डेथ ऑफ अ पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, लेकिन क्या बोला है, हु गेव द प्रोवोकेशन, मतलब अगर मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया और मैंने किसी को मार दिया तो वो मर्डर नहीं होगा, और कॉसेस द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, तो यहाँ पे तो क्या हुआ है, जेड ने मुझे गुस्सा दिलाया लेकिन मैंने मारा किसी को, वाई को, तो कल्पेबल होमिसाइड यहाँ पे मर्डर है, क्योंकि ये जो इज़ नॉट मर्डर वाला है वो उसके लिए है जिसने मुझे गुस्सा दिलाया है, उसको अगर मैंने यहाँ पे जेड को मारा होता तो दैट्स ओके, क्योंकि उसने मुझे प्रोवोकेशन दिलाया था, लेकिन यहाँ पे वाई को मारा है तो ये मर्डर है। तो यहाँ पे ऐसे आपको ऑप्शन रहेंगे कि ए नॉट एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन, वेदर द प्रोवोकेशन गिवन बाय चाइल्ड, वेदर इट कॉजेस कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने हैं सारे, तो पहला ऑप्शन ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि ए हैज़ कमिटेड मर्डर एज मच एज दैट प्रोवोकेशन वॉज नॉट गिवन बाय चाइल्ड, तो चाइल्ड ने तो प्रोवोकेशन नहीं दिया था तो उसको मार दिया, तो ये ऑफकोर्स एक मर्डर है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, मैं आपको बताती हूँ 30 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। ये कल्पेबल होमिसाइड वगैरह सिर्फ आपको जान लेना है, इनके आर्टिकल बाय हार्ट करना वगैरह ये सब छोड़ दो, सिर्फ ये लीगल रीजनिंग का यहाँ पे पूरी तरह प्रॉपरली लिखा है कि इसका ये सब्जेक्ट आपको दिया ही इसलिए है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, आपको लॉ समझ में आए, तो इसके ऊपर आप बाय हार्ट करते मत बैठना, समझ के लेना, जितने हो सके कंसेप्ट क्लियर करना। आगे हम देखते हैं जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, तो पहले आपको दिख रहा है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में भी एशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, एशियंट में क्या होता है जो बहुत ही पुराना वाला, जैसे कि हम लोग देखते हैं जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, वैदिक पीरियड, स्टोन एज एक्सेट्रा। मिडेवल का मतलब होता है जहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत आता है, बाबर, अकबर एक्सेट्रा, और मॉडर्न का मतलब हमारे गांधी जी, नेहरू जी और बाद में जो भी हुआ है मतलब आज़ादी के टाइम वाला, वो मॉडर्न में आता है। इसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी तीनों, वर्ल्ड, इंडिया। देन इसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपके तीन आते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड आपका केमिस्ट्री। देन यहाँ पे आता है इकोनॉमिक्स, सिविक्स यानी आपका पॉलिटी, एंड देन करंट अफेयर्स। तो अभी आप देखिए, अभी आप सिर्फ अगर यही एग्ज़ाम के लिए प्रेफर कर रहे हैं, मतलब जो भी एमपीएससी, यूपीएससी एग्जेट्रा कर रहे हैं उनके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब स्कोरिंग है क्योंकि क्वेश्चन ईजी आते हैं, लेकिन अगर आप लोग किसी अलग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे तो फिर ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, इसमें कितने पॉइंट है, आपको यूपीएससी क्लियर नहीं करना है हर एक में बाय हार्ट करके, तो ये सब्जेक्ट मैं आपको बोल दूंगी मतलब यही बुक से करो। अगर ये आप बुक देख रहे हो, ये अरिहंत का ही बुक है, तो यहाँ पे एंडिंग में आपको देखो ये इंडियन ज्योग्राफी, इसमें इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स मिल जाते हैं शॉर्ट में, ख़त्म इस तरह से, और एक्सरसाइज भी रहता है, तो इतना ही करो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया गया है। तो मतलब अगर ये आप हर बुक के लिए एशियंट, मिडेवल, मॉडर्न पढ़ने जाओगे तो एक इसका 250 पेजेस का बुक आता है, तो ये करना पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको उतना बेनिफिट भी नहीं है उसका। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, आगे देखो क्या बोला है,
करंट अफेयर्स ऑफ द पास्ट 1 ईयर, मगर मतलब अगर आपका एग्ज़ाम जून में है तो पिछले जून से ये जून तक, लेकिन इतना वास्ट नहीं पूछा जाता है। अगर जून में एग्ज़ाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल मई वाले क्वेश्चंस आते हैं। देन सब्जेक्ट इज़ टू assess द नॉलेज ऑफ रिसेंट हैपनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, ये जो आपको सब्जेक्ट दिया है इसके नीचे ये भी दिया है, इसका मतलब है कि अगर कुछ हो रहा है, मतलब देखो अगर आज कुछ मिला आपको, जैसे कि आज समझो एक इंडोनेशिया में सबसे पुरानी केव पेंटिंग मिली थी, तो ये करंट इवेंट है, तो इसके ऊपर आपको पास्ट में पूछा जाएगा कि सबसे पहली केव पेंटिंग कहाँ मिली थी। मतलब आज जो करंट हो रहा है वो आपका अगर क्लियर है तो पढ़ते समय आपको याद आ जाएगा कि ये तो अरे ये तो मैंने अभी रिसेंट में भी पढ़ा था, तो इसके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आप पूरी हिस्ट्री पढ़ो, करंट इवेंट से रिलेट करके आपको पढ़ना है, जो मतलब करंट में चल रहा है उसके हिसाब से। अगर आपके जीएस में कुछ है इसी को हम स्टैटिक जीके बोलते हैं, तो ऐसे करना है ये पार्ट, और इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं बाद में एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी, उसमें मैं कैसे आप बाकी के इसमें आपको ज़्यादा करके इसमें कैसे आप कम कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। आगे का हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग। ये टॉपिक बहुत ही ईजी होता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके क्या दिखते हैं। द सब्जेक्ट इज़ टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न, लॉजिकल लिंक्स एंड रेक्टिफाई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें क्या बोला है, लॉजिकल लिंक्स मतलब आपको एक नंबर सिस्टम लाइक 2 4 6 8 ऐसे दिया है, तो एक लॉजिक लग रहा है, बीच में 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो आगे का लॉजिक आपको डिसाइड करना है। देन इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, सिलोइज्म, जिसमें क्वेश्चन आते हैं कि कुछ कुत्ते बंदर है, कुछ बंदर कैट है, ऐसे क्वेश्चन। मतलब ये इलॉजिकल, बहुत ही इलॉजिकल है, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कुत्ते बंदर होंगे, तो ये इलॉजिकल है। तो आपको ये नहीं बोलना है कि ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है, ये इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बाद में देखते हैं, इट विल इंक्लूड वाइड एनालॉजिस। एनालॉजिस मतलब क्या होता है, जैसे मेरे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पेंटर इज रिलेटेड टू ब्रश, देन राइटर इज रिलेटेड टू आर्ट। अभी पेंटर को तो क्या लगता है, पेंट करने के लिए ब्रश लगता है, तो राइटर को राइट करने के लिए क्या लगता है, पेन लगता है, तो इसको बोलते हैं एनालॉजी। मतलब जो पहले दिया है उसको कंपेयर करके आप सेकेंड वाला निकालोगे। बाद में अप्लाइंग प्रिंसिपल और रूल्स, मतलब अगर आपको मतलब एक साइड 2 डायग्राम दी है और वो जो प्रिंसिपल पे बेस है वो प्रिंसिपल पे आपको आगे के वाले निकालने हैं, ऐसे पहले वाले प्रिंसिपल। फर्दर से सब्जेक्ट इज टू मेजर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशनशिप, एंड टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन अबाउट द स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, ये बार बार यही बोला है कि आपको कुछ तो दिया जाएगा, उसके ऊपर से कुछ तो निकालना है, मतलब लॉजिक लगाना है। देन इट इंक्लूड रीजनिंग डिडक्टिविटी फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रूरल ऑफ प्रिंसिपल्स। मतलब ये क्या होता है, एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमॉन्ग पर्सन, थिंग्स और इवेंट्स। तो ये देखते हैं हम, रीजनिंग डिडक्टिविटी फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। मतलब देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि इंडियंस आर टैलेंटेड, और मैंने नीचे दे दिया है सेंटेंस आपको कि अमर इज़ इंडियन, तो मैंने पहले क्या बोला, इंडियन इज़ टैलेंटेड और अमर इंडियन है, तो आप यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालोगे, अमर इज़ इंटेलिजेंट, बिकॉज अमर इंडियन है और सारे इंडियन टैलेंटेड है, तो अमर इंटेलिजेंट है। तो ऐसे आपको ऊपर से नीचे कंक्लूजन निकालना होता है। देन आगे हम लोग देखते हैं ये रिलेशनशिप अमंग पर्सन, थिंग्स और इवेंट, ये सभी इसमें होता है। इसके जो डिटेल में टॉपिक होते हैं ये भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से आते हैं। बाद में इंग्लिश, दिस सेक्शन विल कंसिस्ट द क्वेश्चंस ऑन द एरियाज लाइक वोकेबलरी। वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोकेबलरी से 50 में से 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। वोकेबलरी आप एक दिन में नहीं कर सकते, तो वोकेबलरी कैसे करनी है, अभी मेरे पास ये आर्यन का ही बुक है, तो मैंने 224 तो ये आपको दिख रहा होगा वोकेबलरी, इसमें क्लियरली दिया है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, एनालॉजीज। तो ये देखिए टॉपिक ऐसे कैसा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड मिल रहे हैं, इसमें से आप रोज़ 10 वर्ड्स करो, इसका मीनिंग ये सब जान लो। देखिए कितने सारे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं इसमें।
तो आप हर रोज़ अगर 10 या 5 भी वर्ड्स करते हो तो एग्ज़ाम तक आपके बहुत सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप रूट से करो। रूट्स और सफिक्स प्रीफिक्स मैंने पहले भी बताया था। मतलब आपको अगर मतलब अगर आपको एक मालूम है जैसे एबल, तो एबल का आपको मतलब है कि जो कुछ कर सकता है, तो एबल के आगे प्रीफिक्स लग गया अन, तो अन का मतलब है जो मतलब कुछ तो निगेटिव, तो अनएबल का आप मीनिंग निकाल सकते हैं जो एबल नहीं है कुछ करने के। तो अगर आपको रूट वर्ड पता है तो और फिर आगे के और पीछे के वर्ड्स का भी मीनिंग पता है तो आप मतलब एक आइडिया लगा सकते हो तुक्का मारने के लिए। तो ये रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स सफिक्स का लिस्ट आपको गूगल से मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको वो सेंड कर दूँगी। देन इसके बाद आगे देखते हैं प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी में आपका एडम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी ये बुक में है 241। तो ये फ्रेजेस क्या होता है कि मतलब टू कास्ट एन आई, इसके ऊपर से ये फ्रेजेस आपको कभी कभी आइडिया लग जाते हैं कि मीनिंग क्या है, कभी कभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है। मतलब अभी ये देखिए, टू कास्ट एन आई अपॉन, मतलब इसका मतलब ग्लैंस एट। देन हम लोग एक देखते हैं, टू कैच फायर इज़ टू बिकम अलाइट और इग्नाइटेड। मतलब आपको ऐसा दिया रहेगा टू कैच फायर, इसका मतलब क्या है, तो ऑप्शन में से आपको ये ढूंढना है। तो कभी कभी इसका मतलब निकल जाता है लेकिन कभी कभी नहीं निकल पाता है, तो ये पढ़ के रखने पड़ते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं उनके मतलब कोई कोई रहते हैं कि वो बार बार पूछे जाते हैं, इनके आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी कि कौन से वाले एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो एक बार देख लेना। इसमें बहुत सारे इसमें भी दिए गए हैं फ्रेजेस वगैरह। बाद में आपको जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 210। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपको एक बहुत लंबा एक स्टेटमेंट दिया है और उसका आप एक वन वर्ड में डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको एक वर्ड दिया रहेगा कि वन हु कांट पे द डेब्ट्स, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बैंक करप्ट। तो कभी आपको ऐसा ये दिया जाएगा और ये आपको ऑप्शन में से ढूंढना होगा, या फिर आपको बैंक करप्ट दिया जाएगा और उसका आपका मीनिंग MCQ उसमें से ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा। तो ये बहुत दोनों साइड में आते हैं और ये बहुत ही ईजी होते हैं, आपको सिर्फ इसके गो थ्रू जाना है। और इसका मतलब आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे फोबिया का मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ का डर है, तो एम्फीफोबिया, ऐसे अलग अलग फोबिया रहेगा। तो अगर आपको उसका मीनिंग पता है, अगले मतलब रूट वर्ड पता है, तो आप उनमें से निकाल सकते हो। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए जो मेरे को और बाहर से मिले कोई। देन इसके बाद में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 256। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट यानी मतलब एक सेंटेंस आपको दिया गया है, ये सेंटेंस आप देखिए, ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। तो लुक मतलब कि लुक का मीनिंग होता है कि देखना, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस में बराबर फिट नहीं हो रहा है, तो हमें ये सेंटेंस इम्प्रूव करना है। तो ही कुड नॉट सी एनीथिंग, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो हमने मूवीज़ में या फिर सीरीज़ में सुने रहते हैं, तो उसमें से भी हमको ये हेल्प हो जाता है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। और ये क्वेश्चंस वगैरह इसमें है जो सॉल्व आप कर सकते हैं, एक आइडिया आ जाता है आपको कैसे सेंटेंस इम्प्रूव होते हैं। बाद में रीअरेंजमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इस पर क्वेश्चन आता ही है और इस पर ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी। मेरा जो शिफ्ट था उसमें मुझे 6 to 7 क्वेश्चन तो इसमें से आए थे, और ये बहुत टाइम लेता है। और जैसे देखो, अभी इसमें 2 टाइप रहते हैं, एक तो आपको पहला और लास्ट वाला दिया रहता है और बीच के सेंटेंस दिए रहते हैं और ये आपको अरेंज करने होते हैं, ये एक टाइप है। और दूसरा रहता है कि पहले इसमें दूसरा टाइप इसमें नहीं है, वो इजी रहता है दूसरा टाइप, जहाँ पे ये ऊपर नीचे वाला नहीं दिया रहता है, सिर्फ यही सेंटेंस होते हैं और उसको अरेंज करना होता है। तो ये आपको दिख रहा है, मतलब लिटिल दिया है और लास्ट में द प्रॉपर सिक्वेंस शुड बी, ये बोला है। इसमें खाली फर्स्ट वर्ड दिया है, जो मैंने आपको बोला वो ही वाला। सिंस द 60s there has been an increasing interest in neuropsychology which deals with the neural basis of mental activity and behavior। एंड ये आपको सेंटेंस 6 दिया होगा, ये आपको पूरे अरेंज करने हैं और फिर यहाँ पे ऐसे। तो एग्जाम में क्या हो जाता है, यहाँ पे तो हम बुक में ऐसे मार्क कर देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एग्जाम में अपना CBT है तो ये हमको हार्ड पड़ जाता है, हमको एक समझ में आता है तो नीचे लिख के रखना पड़ता है।
तो वो एक टाइम, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना आपको ईजी पड़ जाएगा। आपको देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद में अपने सिलेबस में फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब सेम वर्ड होते हैं। देखो जैसे द टू सिस्टर्स लुक सो डैश दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर। देन सेम, अभी दोनों सिस्टर का बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनमें से मतलब डिफ़िकल्ट है कि कौन सी वाली है। देन सेम, आइडेंटिकल, सिमिलर, अलाइक, सारे चार के चार वर्ड सेम होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़ कर रहा है चारों में से। तो इसके लिए ये सब क्वेश्चंस आपका अगर इंग्लिश अच्छा है तो ठीक है, लेकिन नहीं भी है तो भी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाता है। ये पैसेज वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे ही होते हैं, मतलब यहाँ पे पैसेज में फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, वो वहाँ पे आपको पुट ऑन करना पड़ता है। बाद में अगर आप देख रहे हो इंग्लिश यूसेज एरर्स, इसमें कॉमन एरर्स मतलब अपने ग्रामर वाले एरर्स कि कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है, इसके ऊपर भी इसमें बहुत ही अच्छा, मतलब ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, पता नहीं क्यों इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने उसको मतलब हर एक पॉइंट को देखो। जैसे पहले आर्टिकल का पॉइंट लिया है इन्होंने, टेंस लिया है, नाउन्स लिया है, ऐसे हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने लिया है। इसमें कंजंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ये वाले, ये इस पे क्वेश्चन आते ही है। तो ऐसे कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर, ये सब में यही वाले क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें से आपको 15 to 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक जो आपका है इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये तो अभी स्पेलिंग मिस्टेक का तुक्का ही मारना पड़ता है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हर एक स्पेलिंग आपको बाय हार्ट नहीं होने वाली है, और स्पेलिंग का बहुत ही ज़्यादा कभी उसको ऐसे पढ़ते हैं कभी वैसे पढ़ते हैं, तो ऐसा पढ़ने में से भी आप नहीं निकाल सकते। लेकिन बहुत ही ईजी वाले ये होते हैं अपने जो वर्ड्स होते हैं, तो अगर आप वोकेबलरी कर रहे हो तो ये आपका उसके साथ कंप्लीट हो जाता है। आगे इंग्लिश कंप्रेंशन विथ मिनिमम 2 पैसेज, ये देखिए ये वाला तो मतलब आपका स्कोरिंग पॉइंट है। कंप्रेंशन यानी जो आपने पैसेज किया होगा 10th में, पैसेज दिया रहता है, पैसेज में से आंसर निकालने होते हैं। पैसेज बड़े होते हैं, मतलब अगर ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन ऐसा रहेगा तो एक साइड पैसेज होता है और एक साइड क्वेश्चन होते हैं। तो पैसेज बड़े होते हैं लेकिन बहुत ईजी होते हैं, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पैसेज बड़ा है करके छोड़ देते हैं, लेकिन एक पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे मेरे एग्जाम में 3 पैसेज थे, मतलब ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस पैसेज के ऊपर ही थे और बहुत ही ईजी पार्ट था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत बड़ा पैसेज है और छोड़ दिया। लेकिन एंडिंग में जब 5 to 10 मिनट्स थे तब जब पढ़ने की कोशिश की तो बहुत ही ईजी पैसेज था, मतलब समझने भी ईजी था, और ये भी ये बुक में है, पैसेज कवर किए हैं इन्होंने। तो आप अगर रोज़ 2 पैसेज भी करते हो इंग्लिश के तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ पे लिखा है मिनिमम 2, यानी मैक्सिमम वो कितने भी डाल सकते हैं, फॉलोड बाय 5 to 10 क्वेश्चन। इसका मतलब पैसेज के ऊपर 5 या 10, 5, 6, 7 उनके मर्जी के ऊपर। दैट टेस्ट रीडिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, क्योंकि आपकी रीडिंग एबिलिटी क्या है ये जानने के लिए। तो ये मैंने आपका पूरा सिलेबस ये वेबसाइट के ऊपर से मुझे मिला है। तो अगर आप 5 ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना सिलेबस ऐसा निकालो। मेरे पास 5 ईयर वाला नहीं है, मतलब प्रिंट किया हुआ नहीं है, तो देखते 5 ईयर वाला भी हो जाता है तो हम एनालिसिस कर लेंगे। मैंने 3 ईयर का दिया है इसलिए मुझे 3 ईयर का ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन 5 ईयर का भी ये सब तो सेम ही रहेगा। सिर्फ अगर डिफरेंस हुआ तो इंग्लिश के टॉपिक्स आएंगे, तो वो आप खुद से कर लो जो 5 ईयर वाले हैं। ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कैसे सिलेबस पढ़ना है। एंड देन आप कोई भी बुक लो, मेरा कुछ ये इस बुक का प्रमोशन करने का ये नहीं है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे हेल्पफुल हुआ है बुक। तो आप अपने हिसाब से, लेकिन जो भी बुक ले रहे हो उसमें ये टॉपिक देखना कि आपको टॉपिक है क्या, आपके इंग्लिश के सारे टॉपिक्स है, आपका जीके है क्या, आपके रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल रहे हैं क्या। तो लीगल का आप देखेंगे तो इसमें पहले लीगल का कवर किया गया है। जो अभी हमने पढ़ा कल्पेबल होमिसाइड का क्वेश्चन, वो ऐसे जैसे क्रिमिनल लॉ, इसमें आपको क्रिमिनल लॉ वगैरह मैंने देखा है कि बहुत जन बहुत पढ़ते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है, आपको खाली इसका मीनिंग समझ के लेना है। अनसाउंड माइंड क्या होता है, प्रिवेंट डिफेंड क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, एग्जॉशन क्या होता है, इनका सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सेक्शन वगैरह ये मैंने खुद ने भी बहुत सारे ऐसे लिखे थे सेक्शंस ये वो, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ये वाले आपको इनका मीनिंग
पता होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस वगैरह पूछे नहीं जाते, आया तो भी एक आध क्वेश्चन आएगा, एक आध क्वेश्चन के लिए सब बाय हार्ट मत करो। तो ये पूरा ऐसा था आपका सिलेबस। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए इसमें तो आप मुझे कमेंट में बता देना। एंड 5 ईयर वालों के लिए आप भी मुझे बता देना कि आपको खुद का सिलेबस एनालिसिस नहीं हो रहा है तो मैसेज कर देना, देन हम देखते हैं 5 ईयर्स के लिए भी सिलेबस एनालिसिस हो पाएगा। तो 3 ईयर वाले बुक लेने से पहले प्लीज़ पहले सिलेबस करो। डायरेक्ट बुक लेके, कोई भी बुक लेके पढ़ना स्टार्ट मत करो। अगर खाली पढ़ रहे हो और उसमें आपके टॉपिक नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो पहले सिलेबस ठीक से देखो। ये सिलेबस आपको मिल जाएगा अभी मैंने बताने के बाद, तो अभी कुछ इसमें रहा नहीं है कि आपको खुद से करना है। लेकिन एक बार फिर भी अपने पास, खुद के पास अपनी प्रिंट रखो कि मेरा ये टॉपिक हो गया, इस पर टिक कर दोगे एक्सेट्रा वगैरह के लिए। ये हमेशा आपके साथ होना चाहिए। तो फिर से मिलते हैं अगले अपने टॉपिक के साथ। आप बता देना मुझे और क्या लेना है इसमें टॉपिक, अभी इसमें डिटेल पॉइंट्स लेने हैं कि और क्या डिटेल में इसमें पढ़ना है, वो सब भी हम देख लेंगे जल्दी।